हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग काव्य शास्त्र के वीडियो तक पहुंच चुके हैं। अभी से पहले रीतिकाल, भक्ति काल, हिंदी उपन्यास, गद्य, ये सभी का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो ये सभी वीडियो को देखें और आगे जो भी पुस्तक में लिखा गया उन सभी का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग धैर्य बनाकर रखें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कमेंट को लिखें ताकि जहां से आपको समझ में नहीं आ रही उसको हम समझा सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो काव्य शास्त्र से है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। देखिए यहां से आपको बताया गया भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य। तो यहां से हम लोग देखेंगे जो भारतीय काव्य शास्त्र के संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य हैं उन सबों के बारे में डिटेल से। तो यहां से सबसे पहला जो पॉइंट्स आपको यहां पे बताया गया भरत मुनि जी के बारे में बताया गया और यहां से इनके बारे में कुछ पॉइंट्स भी बताए गए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे, प्रथम आचार्य है, इनको आपको नोट करना है, भरत मुनि जी को। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय सती माना है। आचार्य बलदेव उपाध्याय जी हैं, इनका जो समय माने हैं वे द्वितीय सती माने हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, भरत मुनि का जो प्रसिद्ध रचना है वह कौन सा है? नाट्य शास्त्र है, और जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। आपको भी ये भी पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पंचम वेद आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र के काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। आप इसको याद रखेंगे। जो काव्य नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, इसकी आलोचना कहाँ की गई? तो काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह नोट करने हैं। साथ में इसको आपको रिपीट भी करना है, 2-3 बार अवश्य देखें वीडियो को, ताकि यहाँ से आपको पूरे काव्य शास्त्र समझ में आ जाए। अगला जो पॉइंट यहाँ से आपको कहा गया है कि नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भामा, अब अगला जो हम लोग देखेंगे उनमें 8 देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वह 8 मानी है। तो आइए भामा के बारे में देखते हैं। यहाँ से कहता है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय 6ठ सदी का पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रकील गोमी था। सर्वप्रथम भामा ने अलंकार को नाट्य शास्त्र के प्रतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था। तो आपको ये पॉइंट नोट करने हैं, साथ में ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, और ये भी पॉइंट्स आपको देखने कि आचार्य बलदेव भामा का समय 6ठ सदी का पूर्वार्ध निश्चित करते हैं या बताते हैं। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। भामा के काव्य अलंकार के परिच्छेदा अनुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से इधर परिच्छेदा और इधर इसका विषय बताया गया है। तो प्रथम यहाँ पे काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण है। द्वितीय और तृतीय में अलंकार निरूपण किया गया है। चतुर्थ में 10 दोष निरूपण है। पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण है। षष्ठ में शब्द शुद्धि निरूपण। ये सब यहाँ से आपने देखा किस तरह से परिच्छेद और उनका विषय। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे के पॉइंट्स में देखिए यहाँ से कहा है कि भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है, जिनमें नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, यानी शब्दार्थो सहितो काव्यम। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों कौन कौन से? माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन है। आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को भी
आप इस पॉइंट्स को अवश्य नोट कर ले अपने नोटबुक पे। अगला जो यहाँ से कहता है, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना चाहिए या माना जाता है। ध्यान रखेंगे, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना है या माना जाता है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन, रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन, ये सभी जो है वे भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत है, जिनमें आपको पांचों को ध्यान से पढ़ने और देखने हैं। अब वीडियो पॉज कर करके इसको अवश्य पढ़ लें। चलिए आगे की पॉइंट्स हम लोग नंबर 3 में देखेंगे, जिनमें दंडी आते हैं। तो आइए दंडी के बारे में देखते हैं। तो आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थी, याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत के निवासी थी। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। आप ध्यान रखना है, जो दंडी थे वे पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे तथा काव्य दर्श नामक महनीय ग्रंथ की उन्होंने रचना की। आपको ध्यान रखना है, काव्य दर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना दंडी ने की, जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। काव्य दर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इनका संबंध गुण से स्थापित किया। आपको ये पूरे के पूरे आपको जो लाइन है आपको नोट्स करने पूरे के पूरे पॉइंट्स को। तो चलिए आगे की ओर यहाँ से हम लोग देखेंगे वे दंडी के काव्य दर्श के परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्न है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले देख सकते हैं इनके परिच्छेद विषय निरूपण। तो सबसे पहले जो प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुण का विवेचन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में बताया गया अर्था अलंकार निरूपण। तृतीय में शब्द अलंकार निरूपण बताया गया, जो विशेषता यमक का है। ध्यान रखेंगे, जिसमें विशेषता यमक का शब्द जो अलंकार है उसको इसमें दिखाया गया। उसके बाद नंबर 4 में यहाँ पे बताया गया, परिच्छेद नंबर 4 में इसमें बताया गया 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। तो ये सभी पॉइंट्स आपको देखने, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ जाएगा। अगला जो यहाँ से पॉइंट देखेंगे, आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं वे दंडी को रीति, ध्यान रखेंगे पॉइंट्स को, रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक मानते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पे बढ़िए। तो अगला जो हम लोग 4 देखने वाले हैं वे बामन जी के हैं। तो आइए बामन को देख लेते हैं, बामन जी को। तो यहाँ से आपको बताया गया कि बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो बामन है वे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। ध्यान रखेंगे, इनका जो समय है वह कौन सी सदी माना गया, तो 8वीं सदी इनका उत्तरार्ध माना गया है। बामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। आचार्य बामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। आप ध्यान रखेंगे, काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना आचार्य बामन ने किया, जो स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। काव्य अलंकार सूत्र के सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेद में विभक्त है। तो आइए देख लेते हैं, बामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित हैं, जिनमें आप देख सकते हैं काव्य को रीति की आत्मा मानना, जिसे रीति आत्मा कवच से भी कहा जाता है। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली इन तीन रीतियों की कल्पना करना। 10 प्रकार के गुणों यानी शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण मानना। समग्र अर्थ अलंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। तो ये सभी जो है ये सभी बामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत है। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला हम लोग 5वें नंबर पे चलते हैं, जो उद्भट की है। तो आइए देखते हैं, उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। ध्यान रखेंगे, उद्भट थे वे अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है। आप ध्यान रखेंगे, ये जयापीड़ का सभा पंडित थे। लेकिन अभी हम लोगों ने जो
बामन को देखा, ये क्या थे, तो ये मंत्री थे। आप ध्यान रखेंगे ये बामन क्या थे, ये जयापीड़ के मंत्री थे। उम्मीद है यह पॉइंट दोनों में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। उदय भट्ट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट में अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। सलेश को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए सलेश के दो प्रकार शब्द सलेश तथा अर्थ सलेश की कल्पना तथा दोनों को अर्थ अलंकार में ही परिगणित करना। ये इनके हैं आचार्य उद्भट जी के। अर्थ के दो भेदों की कल्पना, जिसमें एक को बताया गया विचारित सुस्त और सेकंड को बताया गया अविचारित रमणीय। ये इनके दो अर्थ भेदों की कल्पना है। काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना, ध्यान रखेंगे, काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। तो ये सभी आपने देखा आचार्य उद्भट जी के। अगला जो हम लोग देखेंगे वह रुद्रट के देखेंगे। तो रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकार को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिनमें आप देख सकते हैं वास्तव, अपमय, अतिशय और सलेश। आप ध्यान रखेंगे ये सर्वप्रथम ऐसे वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को इन्होंने विभाजित किया था या बांटा था, जो रुद्रट जी थे। अगला जो नंबर 7 में हम लोग देखेंगे ये आनंद वर्धन जी को देखेंगे। तो यह कहता है कि आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनकी 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इनका जो समय माना जाता है वह 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बन जाएगा कि ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन काव्य शास्त्र में किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है आनंद वर्धन ने किया। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है। ध्यान रखेंगे ये ध्वन्यालोक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। इसमें 4 उद्योग यानी अध्याय हैं, जो मूलतः कारिकाएं सूत्र की व्याख्या है। अगला जो हम लोग 8 देखेंगे वह अभिनव गुप्त जी के बारे में देखेंगे। तो अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका जो समय है वह 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था तथा वे चुकलुक, ध्यान रखेंगे, वे चुकलुक के नाम से प्रसिद्ध थे। अभिनव गुप्त का पिता का नाम क्या था, तो नरसिंह गुप्त था और वे चुकलुक के नाम से प्रसिद्ध थे और इनके माता का नाम विमलका था। ध्यान रखेंगे विमलका था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुरास और भट्टतौत को गुरु मानकर इन्होंने किया था। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी, जिनमें आप देख सकते हैं मूल ग्रंथ नाट्य शास्त्र, जिनके लेखक कौन है, भरत मुनि, और इन्होंने टीका लिखा अभिनव भारती। धन्यावलोक ये मूल ग्रंथ है और इसके जो लेखक है वे आनंद वर्धन है। इन्होंने जो टीका लिखा वे उन्होंने लोचन लिखा। काव्य कौतुभ, ये जो लेखक है भट्ट, यहाँ से देख सकते हैं भट्टतौत हैं और इन्होंने जो टीका लिखा वे काव्य कौतुभ विवरण लिखा। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर ले, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए अगले पॉइंट्स हम लोग कुंतक को देखेंगे। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्तोबी, देखिए यहाँ से वक्तोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्तोजीवित, ध्यान रखेंगे वक्तोक्ति जीवित 4 उपमेशों में विभक्त करिका एवं वृत्ति से संवलित ग्रंथ है। अगला जो 10वां हम लोग देखेंगे वे धनंजय जी हैं। तो आइए देख लेते हैं धनंजय जी के बारे में।
धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ध्यान रखेंगे ये कैसे आचार्य थे, तो ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है। धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 करिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है। ध्यान रखेंगे धनंजय के जो भ्राता हैं धनिक, वे 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से इन्होंने लिखा है। अगला जो यहाँ से आपको देखने वाले हैं हम लोग 11 नंबर पे, वे महिम भट्ट जी हैं। तो महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। अभी से पहले हम लोग जो भी देख रहे हैं वे सभी कश्मीर के निवासी हैं, उन्हीं में से एक है महिम भट्ट। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं सदी के मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक पौढ़ ग्रंथ की रचना की। आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि व्यक्ति विवेक नामक पौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों अध्यायों में विभक्त है। अगला जो हम लोग देखेंगे वे भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। आपको ये दोनों पॉइंट्स नोट करने हैं। तो अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। अगला पॉइंट्स नंबर 13 पे बढ़िए। तो ये मम्मट है, ध्यान रखेंगे मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास यानी 10 अध्याय हैं। अब ध्यान रखेंगे ये मम्मट की है। अगला जो नंबर 14 में हम लोग देखेंगे वे क्षेमेंद्र को देखेंगे। कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। क्षेमेंद्र के गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र के निम्नलिखित ग्रंथों की रचना इस प्रकार है, जिनमें आप देख सकते हैं आपके लिए सबों का सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रीत तिलक और दशावतार चरित्र। तो ये चारों आपको ध्यान में रखने, ये क्षेमेंद्र जी के हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे वे रयक जी के जो के देखेंगे। कश्मीर निवासी रयक के पिता का नाम राजनक तिलक था। याद रखेंगे राजजनक तिलक था। राजजनक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी थी। ध्यान रखेंगे उद्भट विवेक की एक किसने लिखा, तो ये राजजनक तिलक जी के ने लिखा था। रयक का समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध तथा ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। ध्यान रखेंगे मंखक के ये काव्य गुरु थे। रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। आपको ये भी ध्यान रखना है अलंकार सर्वस्व नामक मौलिक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये रयक जी ने किया था। शोभाकर मित्र की बात करें तो शोभाकर मित्र का जो समय है वह 12वीं सदी का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर निवासी त्रयीश्वर मित्र के गुरु थे। शोभाकर मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। तो आपको ध्यान रखना है अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये शोभाकर मित्र ने किया। अगला जो आपको से 17 देखने को मिलेगा वे हेमचंद जी देखने को मिलेंगे। हेमचंद गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का इन्होंने प्रणयन किया। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का रचना किसने किया, प्रणयन किसने किया, तो ये हेमचंद्र जी ने किया। हेमचंद के 2 शिष्य रामचंद्र तथा गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र को प्रबंध सत्कर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जा सकता है। शारदा, अगला हम लोग देखेंगे शारदा तन्मय। शारदा तन्मय का जो समय है वह 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तन्मय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की है। आप ध्यान रखेंगे भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें 10 अधिकार यानी 10 अध्याय हैं।
अगला जो 19 नंबर पे हम लोग देखेंगे ये जयदेव को देखेंगे। जयदेव मिथिला के निवासी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के थे तथा इनका जो समय है वह 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पचधर उपाधि से प्रख्यात थे। ध्यान रखेंगे, जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पचधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से दोनों पॉइंट्स बन जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो अगला जो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे वे विश्वनाथ कविराज जी के बारे में देखेंगे। विश्वनाथ कविराज उत्कल यानी उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ का समय 14वीं सदी का पूर्वाध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों यानी अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। आपको ध्यान रखना है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये विश्वनाथ जी ने किया है। अगला जो आपको देखने को मिलेंगे ये विद्याधर जी मिलेंगे। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में इंकावली नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ, आइए देखते हैं अगला विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका जो समय है वह 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में किया है। आपके लिए यह पॉइंट सिर्फ इम्पोर्टेंट है। अगला जो हम लोग देखेंगे ये अपय दीक्षित की है। अपय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अपय दीक्षित के वृत्ति वर्तिक चित्र मीमांसा तथा कुवल्यानंद नामक ग्रंथ की रचना की। आपके लिए यह सभी पूरे पॉइंट्स को नोट करने हैं और साथ में इसको रिपीट अवश्य करने हैं। अगला जो हम लोग नंबर 24 में देखेंगे वे पंडित राज जगन्नाथ जी को देखेंगे। पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा ये फेद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करने हैं पूरे पॉइंट्स को। अगला जो हम लोग देखेंगे वे काव्य लक्षण देखेंगे। संस्कृत के काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है जो निम्न है। तो नंबर 1 में यहाँ से शब्द और अर्थ के आधार पे, नंबर 2 शब्द के आधार पर और नंबर 3 में रस और ध्वनि के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ के आधार पर देखते हैं आचार्य और काव्य लक्षण को। तो सबसे पहले भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम, इन्होंने ऐसा काव्य लक्षण बताया। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन काव्य शब्दों अयुग अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। अगला जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कुंतक कहते हैं शब्दार्थों सहितो वक्र कपि व्यापार शालीन बंदे व्यवस्थितो काव्यम तदि हृदयाकारिणी। उसके बाद अगला जो यहाँ से आप देख सकते हैं मम्मट के बारे में, इन्होंने लिखा तद 200 शब्दार्थो सगुना अवलंकृति पुनस् कवापी। वाग्भट की बात करें तो इन्होंने लिखा साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम स्फुट रीति सोपत्यम काव्यम कुर्वत कीर्ते। आनंदवर्धन इन्होंने लिखा हृदयालय यादि शब्दार्थ अतमेतो काव्य लक्षणम। राजशेखर इन्होंने लिखा गुणवद अलंकृतंच वाक्यमेय काव्यम। विद्याधर लिखे शब्दार्थो व पुरस्य शब्दार्थ पुस्तवात काव्यम। क्षेमेंद्र लिखे काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृता। तो ये सभी आपने देखा, ये काव्य के लक्षण थे शब्द के आधार पे हम लोगों ने इसको देखा। अगला जो हम लोग देखेंगे ये शब्द के आधार पे, आइए देखते हैं। यहाँ से दंडी कहते हैं, देखिए आप ध्यान देंगे दंडी, ये कहते हैं शरीरम
तव दिष्टम व्यच्छिन्न पदावली। जयदेव कहते हैं निर्दोषा लक्षणवती सरित गुर्ण भूषणा। सालंकर रासायनिक वृत्ति वाक्य काव्य नामवक। जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अब आइए नंबर 3 देख लेते हैं रस और ध्वनि के आधार पे। तो आप देख सकते हैं आचार्य काव्य लक्षण। विश्वनाथ जी कहते हैं वाक्यम रसाकतम काव्यम। भोजराज कहते हैं निर्दोषम गुण गुण गुणवाक्त काव्यम अलंकारम रय लंकृतम। रसविंतम कवि कुर्वन कृति प्रतिंच विदति। मध्यकाल हिंदी कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं मध्यकालीन कवि हैं, हिंदी कवि हैं, जिनमें केशवदास। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मीत। तो ये सभी केशवदास के हैं। श्रीपति कहते यदि स दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनीत छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। चिंतामणि कहते हैं सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब होई सब कोई। तो ये चिंतामणि जी के हैं। उसके बाद कुलपति मिश्र की बात करें तो ये कहते हैं दोष रहित और गुण सहित कछु अलप अलंकारा शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। तो ये इनके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वे सुरती मिश्र के हैं। तो ये सभी आपको देख लेने, खुद से भी आप पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो अगला पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से आधुनिक युग में। देख सकते हैं आधुनिक युग में, आइए देखते हैं आधुनिक युग में युग के हिंदी आचार्यों एवं कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे, जिनमें आप देख सकते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रसादश कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये कौन कहते हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं। अगला जो पॉइंट्स यहाँ से हम लोग देखेंगे वह कहता है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। नंबर 4 में यहाँ पे आपको बताया गया काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली को में रस कहते हैं। ये नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। तो ये सभी को आप 2 बार 3 बार अवश्य वीडियो को देखें। आप 2 बार 3 बार देखेंगे तभी आपको ये पूरे कन्फर्म के साथ आपको याद होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर देखते हैं। 5वां यह कहता है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उनके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य के संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी अपने वक्तव्य के रूप में ऐसे लिखते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे वे कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती है। ये महादेवी वर्मा जी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखने कविता हमारे परिपूर्ण छन्नों की वाणी है। ये सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं। रसात्मक शब्दार्थ की काव्य है और उनके छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। ये डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं। और पश्चात विद्वानों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे, जिनमें आप देख सकते हैं पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, ये ड्राइडेन लिखे।
पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ए कोलरेविस लिखे। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको लोगों को देखना है। अगला दिन जो हम लोग देखेंगे यानी कल के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वे काव्य हेतु को देखेंगे। यहाँ से 3 नंबर में आप देख सकते हैं, पोएट्री इज द रिदमिक क्रिएशन बाय ऑफ ब्यूटी, एडजर एलन पोए लिखते हैं। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी। ये कौन लिखते हैं? तो ये वर्ड्स वर्थ लिखते हैं, वर्ड्स वर्थ लिखते हैं। पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिज्म ऑफ लाइफ, ये अर्नोल्ड जी लिखते हैं। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड, ये शैली जी लिखते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोस डेट टेल ऑफ सैडेस्ट थाउट, ये सिलेज भी लिखते हैं। पोएट्री इज द अनअटरेंस ऑफ ए पैसन for truth, beauty and power, embodying and illustrating its conception by imagination and fancy and modulating its language on the principle of variety in unity, ये ले हंट जी लिखते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।